हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे राइट हैंड साइड कांस्टेंट ना होकर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं तो किस तरीके से डील करते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में भी ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझ रखी हैं। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको देख लेना। तो अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो जैसा कि मैंने आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? इसे सॉल्व करना। मेरे पास क्वेश्चंस गिवन है। अब जब भी सॉल्व करने की बारी आती तो मैंने कहा था कि जब भी आप सॉल्यूशंस लिख रहे होते हैं अपना, तो सॉल्यूशंस के बीच में आपको क्या काम करना है कि सबसे पहला स्टेप की आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया क्वेश्चन हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशंस के थ्रू हमें सॉल्व करना है या फिर हमें नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन को जिस तरीके से सॉल्व करें तो उस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि राइट हैंड साइड हमारा जीरो है या नहीं। अगर जीरो है तो वो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशंस होगा। अगर हमारा राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो हमारा नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशंस का एक पार्ट बनेगा। और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसी को हम लोग इस लेक्चर में भी बात करने वाले हैं और इसके पहले के लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो ये वाले पार्ट होते हैं आपके पास, कौन से वाले पार्ट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ना कॉपी कर लो। जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं उसको एज इट इज़ एक बार तो लिखना है आपको। उसको आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, जो भी आपके पास ना ये सब्सक्रिप्ट वाले जो भी टर्म आपको दिख रहे हैं उसके साथ अटैच्ड ये हो या ना हो, ये आपको जितने भी चीज़ें दिख रही हैं ये पूरी टर्म, ठीक है, सब्सक्रिप्ट वाले पार्ट ये पूरा जो दिख रहा है आपको, इस सारे टर्म्स को एक साइड करना है। मैंने क्या बताया, देखो सब्सक्रिप्ट वाला पार्ट ये भी था, सब्सक्रिप्ट वाला पार्ट ये भी है। मतलब कि जिसमें ए लिखे हुए हैं वो वाले मैं टर्म की बात कर रहा हूँ जिसमें ए लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ क्या मैं बात कर रहा हूँ, ए लिखा है। उन टर्म को क्या करना है आपको कि जो भी सबसे बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट दिखेगी, जैसा कि आपको पता है एन है, ये n-1 है, ये n-2, तो सबसे बड़ा सब्सक्रिप्ट कौन सा होगा, एन होगा। तो जो सबसे बड़ी सब्सक्रिप्ट आपके पास मिलेगी उस वाले सब्सक्रिप्ट की तरफ आपको सारे सब्सक्रिप्ट जो भी हैं आपके पास राइट हैंड साइड होंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे, लेके जाओगे। अब जब आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं या यूँ कह दें हम कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हर एक टर्म का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर प्लस में है, जैसे कुछ नहीं साइन दिख रहा, दैट मीन्स वो प्लस में। अगर प्लस में है तो इस लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में होगा तो प्लस में जाएगा। जब ऐसा आप कर लेंगे तब जाकर आप इस चीज़ को अंदाज़ा मेंटली भी लगा सकते हैं और आप ट्रांसपोज करने के बाद भी कर सकते हैं कि आपका जो दिया गया सॉल्यूशंस है या दिया गया रिलेशंस है वो हमारा होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। जब ऐसा करेंगे आपको जितने भी सब्सक्रिप्ट वाले टर्म हैं इन सबको क्या कर देना, एक साइड कर देना बड़ी वाले सब्सक्रिप्ट की तरफ। तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ प्लस का था तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। सबको इधर भेज दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड कुछ ऐसा मिला। राइट हैंड साइड आपको क्या मिला, ये। तो आपको जितने भी ए वाले टर्म है, जो स्मॉल ए दिख रहा है वो वाले सब्सक्रिप्ट वाले टर्म है, उसको क्या करना है, एक साइड कर लेना है। उसके बाद जो ए वाला टर्म नहीं था उसको वहीं एज इट इज़ ही रहने देना। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक फॉर्म पता चलेगी कि आपके राइट हैंड साइड क्या गिवन है। जो पार्ट गिवन है वो आपको ना इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आप धीरे धीरे लेक्चर्स में, ऑनवर्ड्स लेक्चर में सीखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर जाते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो, जबकि आपको दिख रहा है किसी नंबर की पावर वेरिएबल हो, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसको ही हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चंस गिवन होता है उसको एक काम करना है, जितने भी सब्सक्रिप्ट वाले टर्म हो उसको एक साइड कर लेनी, और जो सब्सक्रिप्ट वाला टर्म नहीं उसको एक साइड करना है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड रखना, और जितने भी सब्सक्रिप्ट वाले टर्म हो उसको लेफ्ट हैंड साइड कर लेना। करने के बाद उसको इक्वेशन 1 कर नाम आप रख दीजिएगा। क्यों करेंगे ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को किस तरीके सॉल्व करते हैं, जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग क्या करते थे, जीरो पुट कर देते हैं।
इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर होमोजीनियस सोल्यूशन। जब भी आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास जीरो नहीं होता, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। क्वेश्चन को दो पार्ट में सोल्यूशन को ब्रेक करते हैं। पहला एक होमोजीनियस सोल्यूशन और दूसरा एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो होमोजीनियस सोल्यूशंस के लिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। अब आपको देखकर क्या लगता है कि अगर आपने सारे वीडियो लेक्चर्स को मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करता है। अब ये वो पार्ट बन गया जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 से ही डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास जीरो हो जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या काम, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर होमोजीनियस सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आपको जीरो पुट करना पड़ता है, तो ये हम लोगों ने इसको जीरो इक्वल टू पुट कर दिया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको पता है इसकी ऑर्डर फाइंड करनी पड़ती है। अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट नहीं करना आता है या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप लेक्चर 1 को जरूर देखें, वहाँ पे मैंने सारे डिस्कशन कर रखे। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट माइनस का सबसे छोटी वाली सबस्क्रिप्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट माइनस का सबसे छोटी वाली सबस्क्रिप्ट कर देते हैं, तो ये n और ये माइनस का n कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे 2 मिलेगा। ये 2 मेरा क्या है, दिए गए होमोजीनियस जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशंस है इसका ऑर्डर है। ऑर्डर कितना निकल कर आ गया, 2। अब जितनी ऑर्डर निकल कर आती है उसी ऑर्डर की हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर ऑर्डर हमारे पास 2 आया है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो अगर ऑर्डर हमारे पास 2 आया तो x की पावर 2 से स्टार्टिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो जो हमारे पास होगा वो इक्वेशन जो बनेगी x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर होंगी उम्मीद है, क्योंकि अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मैं स्किप कर रहा हूँ कोई चीज़, तो जाके देख लो भाई, मैंने लेक्चर 1 में सारी बातें बता रखी है। ठीक है, x² माइनस का 5x प्लस का 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब बात आती है जो भी हमारे पास इक्वेशंस बनती है इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आपको ये भी नहीं पता तो यार एक बार मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं आपसे फिर से कहूँगा कि मैं सारी बातें लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना एक तरीके से ना नॉन होमोजीनियस में कुछ खास नहीं है। स्टार्टिंग के होमोजीनियस वाले पार्ट सब सिमिलर ही है, लास्ट में थोड़ा सा आपको सीखना है, इस वजह से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो लेक्चर 1 से देख लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस तरीके से रूट से निकालते हैं, आपको ऑन करना है कैलकुलेटर। पहले आप mod 1 प्रेस कर देना, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको mod 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, 3 बार प्रेस करने के बाद आपको इक्वेशन दिखेगा। इक्वेशन के लिए आपको 1 प्रेस करना है, 1 प्रेस करेंगे। आपसे पूछेगा अननोन, तो अननोन कुछ नहीं प्रेस करने हैं, आपको सिंपली ये वाला की प्रेस करना है। डिग्री पूछ रहा है, डिग्री आपके पास जो ऑर्डर होती है वही मेरे पास डिग्री होगी। मेरे पास ऑर्डर कितना है 2, तो मेरे पास 2 प्रेस करेंगे। उसके बाद ABCD की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x² है इसका कोफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है, तो 1 प्रेस करेंगे इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा -5 प्रेस करेंगे, माइनस का 5, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद कितना प्रेस करेंगे 6। ऐसा करेंगे तो मेरे पास रूट्स निकल कर आ जाएगा। हमारे पास देखिए रूट्स क्या आएगा, हमारे पास रूट्स आ जाएगा, देखिए 3 आया और दूसरा रूट्स आ गया कितना आ गया 2। तो जो इस इक्वेशन के रूट्स हो गए वो हमारे पास 2 हैं और 3 हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिखो, देना उसके बाद बड़ा वाला, पहले 2 लिखना फिर 3 लिखना। तो हमारे पास रूट्स निकल कर आ गए 2,3, जो कि रियल है एंड डिफरेंट है। रियल एंड डिफरेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रियल है और डिफरेंट दोनों ही डिफरेंट है, ऐसा नहीं दोनों सेम है। एक 2 है तो दूसरा 3, इस वजह से हम कह रियल है डिफरेंट है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद हमें क्या काम करना है, रूट्स निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कब कैसे करते हैं, जब हमारे पास दोनों ही रूट्स रियल एंड डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, 2 की पावर n लिखना, फिर C1 लिखना, प्लस 3 की पावर n लिखना, फिर C2 लिखना है। तो यहाँ C1 नहीं होगा, यहाँ पर C2 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम लोग एक इक्वेशन का नया इक्वेशन का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन 2। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ANH लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये हम लोग जो निकाल रहे हैं ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसके लिए, हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए। अब बात करते हैं नॉन होमोजीनियस, या फिर यूँ बात कह दें कि पर्टिकुलर सोल्यूशन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो आपको जब भी पर्टिकुलर सोल्यूशन को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए वो क्वेश्चंस को आप पहले तो रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरीके से करना, जो कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सब्सक्रिप्ट वाले पार्ट हैं उसको एक तरफ कर लो। एक तरफ करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे आपको ना आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए वो राइट हैंड साइड पार्ट पे होनी चाहिए। राइट हैंड साइड आपको देखना है कायदे में किस तरीके से देखनी है। बात सुनो, हमने कहा कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा
तो जब भी राइट हैंड साइड देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है। अब राइट हैंड साइड को आपको देखोगे, अब राइट हैंड साइड में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके पेपर्स में आएंगी। अब आपके एग्जामिनेशन में जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी तो राइट हैंड साइड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, ऑलरेडी आप लेक्चर 1 से करते आ रहे हो। अगर आपके पास राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मेरे पास सब्स्टिट्यूशन है, मगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे आपको दिख रहा होगा कि मैं फॉर्म्स मैंने लिख रखे हैं, ये फॉर्म्स जो कि मैं ऑनवर्ड्स लेक्चर में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कभी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म का दिखता है, कभी ऐसे दिखते हैं, तो कभी ऐसे दिखेंगे, तो आप क्या पुट करोगे। हर एक लेक्चर्स में कुछ डिफरेंट बात ही होंगी, या फिर प्रीवियस लेक्चर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करूंगा। तो एक भी लेक्चर को मिस मत करना, हर एक लेक्चर को देखना, मैं बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो आता है कि अगर आपके पास कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, मतलब कि हमारे पास कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, तो हम लोग a इंटू 3 की पावर n लिखते हैं। क्या कहने का मतलब है समझाता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास दे रखा था 5 की पावर n, 5 की पावर n दे रखा था, तो मैं 1 इंटू 5 की पावर n लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो जब भी आपके पास कोई नंबर यहाँ भी दिया रहेगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर दे सकता है, मगर 5 की पावर n या फिर यूँ कह सकते हैं कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दिया रहेगा, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड में नहीं देता, तो आपको 1 कंसीडर कर लेना है, नहीं तो आप मेंटली भी कर सकते हैं। जब राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसा दिया होता है, राइट हैंड साइड मैंने कहाँ से लिया, जो हमारे पास क्वेश्चन था रीअरेंज करने के बाद वहाँ से मैंने लिया। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये, जब हमारे पास राइट हैंड साइड ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल होता है, तो हम लोग जो भी ये वाला पार्ट होता है, इस नंबर की जगह पर एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, a इंटू का 5 की पावर n हो जाएगा। इसकी ये हमारी सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन ये कैसे रखा, हमने कैसे इसको एज्यूम कर लिया। जब हमारे पास राइट हैंड साइड ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ए एन पी लिखेंगे, पी मतलब पर्टिकुलर है, ए इंटू 5 की पावर n। जहाँ पर 1 था वहाँ पर हमने एक नया एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते, उसको मैंने ए एज्यूम किया, और ये 5 की पावर n एज इट इज। अगर यहाँ पर 2 इंटू 5 की पावर n होता, मैं 2 की जगह पर फिर से मैं ए लिखता, इंटू 5 की पावर n लिखता। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें कब कर रहे हैं, जब हमारे पास दोनों ही रूट्स रियल एंड डिफरेंट है। अभी आपके पास ना नेक्स्ट लेक्चर में जो बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे रूट्स क्या होंगे, हमारे पास सेम होंगे, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो हर एक लेक्चर्स में कुछ डिफरेंट बात होंगी, देखना तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जब हमारे पास राइट हैंड साइड ऐसा दिखेगा तो ए एन पी दिस इज इक्वल टू ए इंटू 5 की पावर n कब लिख रहे हैं, जब हमारे पास रूट्स रियल हैं एंड डिफरेंट है। एक बात बता दें यहाँ पर आपको कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड होता है, इस राइट हैंड साइड का ये जो नीचे वाला है, ये 5, इसको मैच कराना है आपको रूट से। अगर आपकी ये जो 5 है रूट से मैच नहीं कर रहा है, देखो ना 5 जो है ना 2 से मैच कर रहा है, जो 5 है ना 3 से मैच कर रहा है। जब 5 ना तो 2 से मैच कर रहा है ना तो 3 से मैच कर रहा है, तो जो हमारी सॉल्यूशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट होता है a इंटू 5 की पावर n होता है। अगर रूट्स मैच करते तो किस तरीके से सॉल्व करते उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक इतना सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्या काम करना है आपको, जो भी ये आपके ए एन पी आया, a इंटू 5 की पावर n, इसको हमने एक नया इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, दैट मीन्स जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसमें पुट करते हैं। तो इसको पुट करना ए एन पी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब बात आती है ना ए एन पी इज इक्वल टू ए इंटू 5 की पावर n। तो सबसे पहले ना ये p तो एक जस्ट एक नोटेशन है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करें, आप इसको ए एन भी एज्यूम कर सकते हो। तो हमने कहा कि ए एन इज इक्वल टू ए इंटू 5 की पावर n पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। अब जैसा कि आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या जूम कर रखा था कि ए एन माइनस का 5 ए एन माइनस 1 6 ए एन माइनस 2। अब जैसा कि आपको पता जितने ए वाले टर्म्स हैं इनके पास आपको पता होगा जो हम लोग पुट कर रहे हैं उसमें भी हमारे पास ए एन है। अब हमने कहा कि जो आपके पास यहाँ पर आपको देखिए एन माइनस 1 चाहिए, एन माइनस 2 चाहिए, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2। अब लेकिन हम लोग तो पुट कर रहे हैं ए एन इक्वल टू ए इंटू 5 की पावर n, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या काम करना है, जहाँ भी आपको n दिखेगा ना, देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, n की जगह पर अब n माइनस 1 चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 लिख दो। तो ए एन माइनस 1 करेंगे उसी वाले में जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे आप, ए इंटू जहाँ पर n था वहाँ पर n माइनस 1 पुट कर देना। तो ए एन माइनस 1 की जगह पर हम लोग ये लिखेंगे। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग n माइनस 2 पुट करेंगे,
तो a इंटू 5 की बार जहाँ पर n था वहाँ n-1 n-2 पुट कर देंगे। तो पहले एक बार n-1 पुट किया तो जहाँ पर n था वहाँ n-1 हो गया, यहाँ भी n था तो n-1 हो गया। सॉरी फॉर दैट। हमने कहा कि जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर अब हमें क्वेश्चन में, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, मुझे n-1 2 चाहिए, तो n-1 2 चाहिए तो जहाँ पर n था वहाँ भी n-2 कर दिया, जहाँ पर n था n-2, तो ये दो पार्ट हो गए। जहाँ पर an-1 है वहाँ पर मैं a इंटू 5 की बार n-1 लिखूंगा, जहाँ पर an-2 है वहाँ पर a इंटू 5 की बार n-2 मैं राइट करूँगा। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कि ये हम लोगों ने देखिए लिख दिया, जहाँ पर देखिए an था, जहाँ पे आपके पास an था वहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, आप देख सकते हैं a इंटू 5 की पावर n लिखा, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर होंगी। उसके बाद देखिए जहाँ पर -5 था, -5 को तो वैसे ही लिखना है, एज इट इज ही रहने देना है। जहाँ पर an-1 था, an-1 था, देखिए मैंने क्या लिखा, a इंटू 5 की पावर n-1, तो देखिए जहाँ पर an-1 था हमने क्या लिखा, a इंटू 5 की पावर n-1। उसके बाद देखिए जहाँ पर an-2 था तो वहाँ पर a इंटू 5 की पावर n-2 लिखा, तो बिल्कुल वही काम करना। देखिए जहाँ पर 6 था, an-2 था, तो वहाँ पर मैंने क्या लिखा, a इंटू 5 की पावर n-2, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर n। राइट हैंड साइड एज इट इज ही रहने वाला है, आपको इसके साथ कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन हमारी पूरी 1 है, इक्वेशन 1 हमारी पूरी एज इट इज ही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा करना ही नहीं है। जहाँ जहाँ पर an है, an-1 है, an-2, वहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये रख दिया। अब इसको रखने के बाद आपको बात आती है यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो भी आपके पास सबसे छोटी वाली सबस्क्रिप्ट का जो टर्म होता है, जो सबसे छोटी वाली सबस्क्रिप्ट होता है, उसको आपको दिखना है n-2। आपको ना उस वाले टर्म को पकड़ना है, जैसा कि आपको 5 की पावर n-2, और दोनों ही साइड क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा होगा, इस क्वेश्चन में देख रहे हो, आगे भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइड दोनों तरफ कर देना है, किससे, 5 की पावर n-2 से। जब दोनों साइड डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अब डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अब डिवाइड किस तरीके से करोगे, यहाँ देखो आपको पता है इस 5 की पावर n को डिवाइड करना है आपको 5 की पावर n-2 से। जब आपको पता है कि ये जो पावर होती है, जब ऐसा लिखा होता है तो 5 को क्या करते हैं, n लिखते हैं, और ये जो पावर्स होती हैं ये वाले नीचे वाले को 5 को एक बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो 5 है यहाँ भी 5 है, दोनों सेम होते हैं, तो क्या करते हैं, जो ये पावर होती है उसको सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब जब यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है तो यह दोनों सेम को एक बार लिखना है और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो n प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, जब से नीचे से ऊपर जाएगा तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए प्लस का था तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ये आपको पता होगा कि ये प्लस का n माइनस n सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर कितना बच जाएगा, 2। तो इस वजह से 5 की पावर 2 का मतलब क्या था, 5 का स्क्वायर कितना होता, 25। तो मैंने क्या किया, जब आप 5 की पावर n को 5 की पावर n-2 से डिवाइड करेंगे तो आपके के पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a के बगल में देखिए आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। तो जहाँ a था, a के बगल में मैंने 25 से मल्टीप्लाई, 25 का a से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगी। ये चीज़ तो क्लियर होंगी आपको। ये काम आपको यहाँ पर दिखाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको, क्योंकि ये छोटे क्लासेस में दिखाई जाती हैं। अब आप तो बड़े हो चुके हैं तो आपको ये काम नहीं करना, आपको रफ में जाना है। अगर आपको थोड़ी सी वीक है मैं तो आप रफ में जाइएगा, आप उसको कर लीजिएगा, मेंटली कोशिश मत करिएगा। अगर गलत होता है तो आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सिमिलरली आपको 5 की पावर n-2 है, 5 की पावर n-1 है और नीचे 5 की पावर n-2 से डिवाइड करना। मैंने फिर से कहा कि 5 को एक बार लिखना, 5 को एक बार लिखोगे, उसके बाद क्या करना है, पहले वाली पावर को कुछ मत करना, एज इट इज रहेगा n-1। दूसरी वाली जो भी हमारे पास पावर हो उसकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए प्लस का n था तो माइनस का n हो जाएगा, और ये माइनस का 2 था तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये प्लस का n और माइनस का n चला जाएगा और 2 माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास, 1 हो जाता है। और 5 की पावर 1 मतलब 5 ही होता है। इस वजह से देखिए 5a की जगह नहीं, 5 की पावर n-1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 की पावर n-1 को 5 की पावर n-2 से डिवाइड करोगे तो मुझे 5 मिलेगा। तो जहाँ पर देखिए 5 की पावर n-2 तो मैंने क्या लिख दिया, वहाँ पर 5 लिख दिया। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिमिलरली 5 की पावर n-2 को 5 की पावर n-2 से डिवाइड करोगे, मैंने क्या बताया,
5 की पावर n-2 को 5 की पावर n-2 से डिवाइड करोगे, हर एक चीज़ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मुझे कितना मिल जाएगा 1। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 1 ही लिखा, 6a का 1 से मल्टीप्लाई करो 6a ही आ जाएगा। और यहाँ पर 5 की पावर n को 5 की पावर n-2 से जब डिवाइड करोगे तो मुझे 5 का स्क्वायर मिलेगा। 5 का स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा 25। तो 6a कितना आ जाएगा, 6a इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब ये क्या हुआ देखो, ये 5 और 5 मल्टीप्लाई 25, माइनस का 25 है और यहाँ प्लस का 25 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगा 6 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ए यहाँ से निकाल लेंगे तो 6 इंटू में डिवाइड में जाएगा 25 अपॉन का 6, तो ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब इस ए की वैल्यू का क्या करना है आपको, इस ए की वैल्यू को उठाकर ना यहाँ पर पुट कर दोगे तो मुझे ए एन पी की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों ने यह करना था, जो भी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट होता है उसकी जगह पर हम लोग एक नई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम करते हैं जो कि हमारे पास ए होता है। उस ए की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो उस ए की वैल्यू ले जाके यहाँ पर तीसरे वाले इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रहा नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे पास 25/6 था, तो ए एन पी इक्वल टू ए इंटू 5 की पावर n था, तो ए हमारा जो आया, ए कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया 25/6। ये हमने कहाँ से निकाला, अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया वहाँ पर आपको दिखा। तो ए एन पी कितना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 25/6 इंटू 5 की पावर n। अब आप यहाँ भी इसको ना ए एन पी को जो यहाँ पर है ऐसे भी छोड़ सकते थे, या फिर आपको क्या काम करना है 25 को, जैसा कि आपको पता 25 को आपको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 5 की पावर n है और नीचे 6 था तो 6 एज इट इज ही रहना था। जैसा कि आपको दूसरी चीज़ पता है कि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, तो हमने क्या किया बेस को एक बार लिखा और पावर को आपस में ऐड कर दिया, तो n+2 डिवाइडेड बाई 6। ये सारी प्रॉपर्टीज तो आपको इतनी बेसिक पता होंगे। तो मैंने ए एन पी की वैल्यू अब मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई। आप ये भी रख सकते थे, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। अगर आप ऐसा लिखोगे तो ऐसा नहीं, आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे, फिर आपको लगता है कि आपको चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप ऐसा सॉल्व करिए, बिल्कुल करिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब ए एन पी भी आ गई है हमारे पास। उसके बाद और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, होमोजीनियस सॉल्यूशंस भी आ चुका था, होमोजीनियस सॉल्यूशंस भी आ चुका था, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी आ चुका था। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन में भी किसी भी तरीके का हमारे पास क्या था, जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है या इनिशियल कंडीशन होती है वो गिवन नहीं है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर ना ये जो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यूज होती है इसे फाइंड आउट नहीं करना है। सिंपली अब क्या काम करना है, जैसा कि आपको पता है कि फॉर टोटल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन के लिए हम लोग ए एन इक्वल टू ए एन होमोजीनियस वाला सोल्यूशन प्लस ए एन पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने ये निकाल रखे हैं ये वाला पार्ट, प्लस ये जो होमोजीनियस वाला सोल्यूशन था ये 2, दूसरा इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों ही पार्ट को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो क्या निकल गया, फॉर टोटल सोल्यूशन ए एन एच प्लस ए एन पी होता है। जैसा कि हम जानते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस का पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, मतलब जनरल सोल्यूशन इक्वल टू होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस का पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो होमोजीनियस सोल्यूशन हमारे पास क्या निकल कर आए थे, होमोजीनियस सोल्यूशन वाला पार्ट ये निकल कर आया था, उसको यहाँ पर लिख देना है। तो 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर n फिर C1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर n फिर क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट यहाँ पर आया था तो प्लस लगाएंगे, 5 की पावर n माइनस n+2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मैंने क्या कहा। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये 3 की पावर n इंटू C2, 2 की पावर n इंटू C1, तो ये था हमारे पास फाइनल, हमारे पास क्या था, ये हमारा आंसर था। अगर आपने सारी चीज़ों को नहीं नोट किया तो एक बार नोट कर लो, मैं दिखा देता हूँ फिर से। क्यों मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरीके का इनिशियल कंडीशन नहीं था। जब इनिशियल कंडीशन गिवन होगा तभी आप इसको आगे सॉल्व करिएगा, नहीं तब आपको C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया था। लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है, इस वजह से क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपने सभी पार्ट्स को नहीं देखा अभी तक तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, मैंने क्या क्या बता रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, थोड़ा सा और नॉर्मल पोजीशन पे लेके चलता हूँ। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, नहीं देखा तो अभी देख लो फिर से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ तक हो गई चीज़ें, ले लिए होंगे उम्मीद है स्क्रीनशॉट। अब रहा ये नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई होंगी तो क्या करना है आपको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।